हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज शिवम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जॉब वैकेंसी जूनियर रिसर्च फेलो की जेआरएफ की, जिसको निकाला है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी ने NARL, जो कि गडंकी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जेआरएफ की पोजीशन क्या है, उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या ये जो जेआरएफ है वो पीएचडी कम है कि नहीं है। इज एवरेज जेआरएफ इज इक्वल्स टू पीएचडी। ठीक है, हम लोग बहुत सुनते हैं कि पीएचडी करोगे तो जेआरएफ रहोगे 2 साल 3 साल एसआरएफ रहोगे। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ होता है और सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ होता है। ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या सभी जेआरएफ या एसआरएफ पीएचडी करते हैं, कि सभी पीएचडी वाले जेआरएफ एसआरएफ होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्या ये जो जेआरएफ है इसको आप पीएचडी के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आता है डीआरडीओ में, हमने अक्सर सुना होगा कि एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं जेआरएफ इन डीआरडीओ। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये होता है कि भाई ये जेआरएफ जो है ये पीएचडी ही है या कुछ और है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है, इज एवरेज जेआरएफ इक्वल टू पीएचडी और 4 years और 5 year इन डीआरडीओ एज अ जेआरएफ प्लस एसआरएफ इज इक्वल टू पीएचडी और नॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेट्स, स्टार्टिंग डेट्स इसकी हैं 3rd of September 2022, जो कि स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपकी 3 अक्टूबर 2022। ठीक है, इसमें कोई भी फीस नहीं है, जनरल के लिए भी नहीं है, ओबीसी एससी एसटी कोई नहीं है, फीस इसके लिए जीरो फीस है। ठीक है, आप अगर हम बात करते हैं इसकी एज की, तो एज इसमें क्या है, प्रेफरेबली क्या है, 28 years होने चाहिए लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि आप जो है 3 अक्टूबर 2022 को आप 28 साल के पूरे होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ये है। ठीक है, इससे आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो मैक्सिमम एज में दिया जाएगा। और ये SC ST OBC के लिए अलग अलग होगा। SC ST के लिए 5 years का है, OBC के लिए 3 years का है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एज लिमिट हो गई वो 28 हो गई, ईयर्स हो गई। फीस यहाँ पे जीरो है। लास्ट एप्लीकेशन डेट देख ली है और स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देख ली है हमने इस वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपने पोस्ट ग्रेजुएट करी हो तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस फिजिक्स, मीटरोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंस और स्पेस फिजिक्स और मीटरोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट। ठीक है, और एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ठीक, ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन सब सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और इसके अलावा आपने या तो अपने CSIR नेट, UGC नेट, गेट, जैम, जस्ट कुछ भी क्वालिफाइड कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स होके जिनको आपको ध्यान में रखना है, एक तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में जो कि यहाँ पे फॉलोइंग सब्जेक्ट्स गिवन है। ठीक है, या तो आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में या फिर फोटोनिक्स में। ठीक, और दूसरा क्या पैरामीटर्स कि आपको इन सब एग्जामों में से कोई भी एग्जाम एक क्वालिफाई करना चाहिए, चाहे वो CSIR नेट हो, JRF हो, LS हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। गेट आपका क्लियर होना चाहिए, जैम या तो जैम क्लियर होना चाहिए, जस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ये मिनिमम वो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ठीक, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो एनएआरएल को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि वो शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे करते हैं या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे, ये जो आपके ऊपर दिया गया है ये तो मिनिमम हो गई, ठीक है। और वो जो डिपेंड करेगा कि शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, वो सारा का सारा क्राइटेरिया जो है एनएआरएल खुद डिसाइड करेगा, उस पे हमारा कोई जोर नहीं है, ठीक है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें आपको फेलोशिप मिलेगी कितनी, ठीक है। फेलोशिप आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है वो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगी, प्लस एचआरए मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आप इसके लिए ऊपर जाते हो, एसआरएफ के लिए जाते हो, जब आपका जेआरएफ में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो लास्ट में, सेकेंड ईयर लास्ट में आपकी एक रिपोर्ट तैयार होती है कि आपने जेआरएफ में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में क्या किया है। अगर वो आपकी बहुत ही अच्छी है तो, या फिर आपकी मतलब अच्छी है, ठीक है, तो आपको उसमें एसआरएफ में प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बात बोल रहा हूँ कि ये प्रमोट करना या फिर प्रमोट ना करना ये डिपेंड करेगा एनएआरएल के ऊपर पे, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। दिस जॉब इज टोटली टेम्परेरी बेसिस, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप एसआरएफ के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और इसमें एचआरए भी मिलता है आपको। एचआरए आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप एनएआरएल हॉस्टल फैसिलिटीज अवेल करते हैं तो, ठीक है, चाहे आप वो फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो या फिर उसके आगे हो। और इसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर इक्वलेंट अगर आपके पास सीजीपीए है तो उसको प्लीज़ सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का अगर कोई कन्वर्जन फैक्टर है, अगर आपके कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है तो उसको प्लीज़ अपने पास रख लीजिए क्योंकि वो इंटरव्यू में लगेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरी, क्या है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है सर्टिफिकेट, वो आप इंटरव्यू में आपको ले जानी है, ठीक है। आप एलिजिबल तो हो लेकिन आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपके पास पीजी डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है, ऑल द पोजीशंस आर ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी इसमें आपकी 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये जो है बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि बढ़ती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस समय जेआरएफ की बहुत ही शॉर्टेज पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको जेआरएफ पोजीशन जो है हमेशा बढ़ाई जाती हैं, घटाई कभी नहीं जाती हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपसे स्टार्टिंग बात की थी ना कि डीआरडीओ में जो जेआरएफ करते हैं, ठीक है, वो क्या पीएचडी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो डीआरडीओ में जो पीएचडी जो एज अ जेआरएफ जाते हैं ना, तो उनको सिर्फ जेआरएफ एज अ एक्सपीरियंस मिलता है, जेआरएफ एज अ जॉब है, ठीक है। ना ही उसका उसका कोई रिलेशन पीएचडी से है, ना ही किसी चीज से है। इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑन दैट वर्क, ठीक है। जिस भी आप पोस्ट पे या फिर जिस भी आप इंस्टीट्यूट में या फिर आप जा रहे हैं एज अ जेआरएफ, ठीक है, जैसे डीआरडी में अगर आप जाते हैं तो जो जिस भी सब्जेक्ट पे आप जेआरएफ के लिए मतलब वहाँ पे आप होंगे, तो आप बस उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और इसका पीएचडी से कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मिथ रहता है कि अगर आप डीआरडी में एज अ जेआरएफ जा रहे हो तो वो पीएचडी मानी जाएगी, पीएचडी नहीं मानी जाती। वो सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपने यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपने जेआरएफ एसआरएफ किया है वो आपको दे देंगे कि इन्होंने इतने साल जेआरएफ एसआरएफ यहाँ पे किया हुआ है। इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो लोग बीटेक एमटेक के बाद में जा रहे हैं डीआरडीओ में एज जेआरएफ, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंसीडर करते हैं कि आप एमएससी के बाद में एज जेआरएफ डीआरडीओ में जाते हैं, सो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अगर आप पीएचडी करना है और आप जेआरएफ सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वहाँ पे जेआरएफ होता है, तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक और ये बात होती है, आप अगर इस जेआरएफ में जाते हैं तो आपके पास टाइम अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके
अपने आगे पढ़ाई के लिए आप देख सकते हैं ऑप्शंस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वहीं पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, इंटरनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं साइंटिस्ट के लिए, तो वहाँ के लिए आपको बहुत ही अच्छे चांसेस मिल जाते हैं सिलेक्ट होने के। ठीक है, क्योंकि आप उस एटमॉस्फेयर में उतने 1-2 साल से आप पढ़े हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या काम होता है, कैसा काम होता है। तो आप वहाँ पे आपको वहाँ पे साइंटिस्ट की जॉब्स मिल सकती हैं। ठीक। लेकिन ये जो मिथ था कि भाई जेआरएफ डीआरडीओ में जाओगे तो पीएचडी कंसीडर की जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें भी जो आप जेआरएफ जा रहे हो वो सिर्फ एज अ जॉब जा रहे हो, उसमें पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेशन तो है, लेकिन आप अगर कहोगे उसको आप पीएचडी में कन्वर्ट कराओगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझ के इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, अगर आप सीरियसली पीएचडी चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसमें अप्लाई ना करें। ठीक है, अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं पीएचडी के लिए कि आप पीएचडी कर सकते हो तो आप करो, लेकिन अगर आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 साल आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। ठीक, लेकिन पीएचडी इससे ऊपर रखिएगा। ठीक है, प्रायोरिटी लेवल में अगर आपको पीएचडी मिल रही है और ये मिल रहा है, तो मैं तो ये ऑप्शन बताता हूँ आपसे कि आप पीएचडी को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक आपको डिग्री मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप एज अ जेआरएफ जाते हैं तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस ही है और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी होगी? 16। अब बात करते हैं कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अगर आप ये इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं तो आपको स्लीपर क्लास का फेयर मिलता है, ट्रेन से फेयर मिलता है। आपके शॉर्टेस्ट रूट जो कि आपके घर से और जो जहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ के बीच में शॉर्टेस्ट रूट के लिए आपको स्लीपर क्लास का ट्रेन फेयर मिलेगा। ठीक, और वापस आने का भी मिलेगा। और जो ये आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी इस NARL गंडकी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड अबव आर प्रोविजनल एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन प्रूफ ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन देयर एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक, द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अगर आप 12th की डिग्री ले जाते हैं तो भी ओरिजिनल ले जाइए। ठीक है, और अगर आपके पास किसी ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास CGPA है तो प्लीज़ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपने पास जरूर रखिए और वो वहाँ ले जाइए। ठीक है, और NARL रिजर्व द राइट नॉट टू फुलफिल, यानी कि यहाँ पे वही बात की, अगर NARL को मन होता है, उसका अगर डिजायर है, तो वो सारी की सारी वैकेंसी खाली भी छोड़ सकता है। इट मीन्स दैट इट नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ द एस्पिरेंट। ओके, ओनली इंडियन नेशनल्स के नीड्स अप्लाई, या फिर सिर्फ जो भारतीय हैं, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी फॉर्म का, अगर आप गलत फॉर्म, मतलब जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है वो गलत हो गया, अगर वहाँ पे आपने गलत भर दिया या फिर आपने डॉक्यूमेंट गलत दिए, नंबर आपने कम ज़्यादा भर दिए हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, फॉर्म एकदम सही से भरिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट चाहती है कि जेंडर बैलेंस बना रहे, इसलिए जो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हैं वो यहाँ पे इनकरेज की जाती हैं कि वो आएँ और अप्लाई करें। ठीक है, ये आपके रहे अदर कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने बिल्कुल रेडी रखिएगा। ठीक है, CGPA जो परसेंटेज जो कन्वर्जन फैक्ट होता है सर्टिफिकेट वो जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डिग्री होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिग्री, अगर डिग्री नहीं होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। लेकिन फिर मैं लास्ट में एक बात और बोलता हूँ कि आपको ये PhD नहीं मानी जाएगी, ये सिर्फ GRF है एज अ एक्सपीरियंस। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप PhD करना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसमें अप्लाई नहीं करें, आप अच्छी जगह PhD ट्राई करें। ठीक है, वो आपके लिए आपकी एडिशनल डिग्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, and if you like this video and if you found this video something interesting or knowledgeable, then please hit the like button and subscribe my channel for further notification. हम इस चैनल पे जॉब्स नोटिफिकेशन निकालते हैं, एडमिशन अलर्ट भी निकालते हैं कि किस किस कॉलेज में कहाँ कहाँ पे कौन से एडमिशन से यहाँ पे अभी ओपन है, वो हम इस चैनल पे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन। ठीक, थैंक यू सो मच।